प्यारे बच्चों, एक और लेक्चर नंबर 12 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 12th फिजिक्स। जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं और आपका सिलेबस अभी ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि 50% तो नहीं, क्योंकि फर्स्ट बुक जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपका 50% होगा। अभी लगभग 40% सिलेबस की तरफ है। चैप्टर नंबर 4 है, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर बड़े हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है ना, ये चैप्टर बहुत बड़े हैं। ऐसे चैप्टर नंबर 4 भी बहुत बड़ा है। तो इससे पहले ये 12वां लेक्चर है, 11 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं इसी चैप्टर के। बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं, 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 मिनट के। आप जल्दी से जाकर उनको देख सकते हैं, क्विक रिवीजन भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिर्फ एक टॉपिक, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद हो आपको, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक चीज सिखाई थी, वो था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, डायपोल हुआ करता था और आपने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती थी। इधर को माइनस का Q इंटू ई, इधर को Q इंटू ई। अगर ये प्लस का Q चार्ज है और ये माइनस का Q चार्ज है तो फोर्स इक्वल और अपोजिट लगने की वजह से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। आप मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा मान करके आप है ना यहाँ पर निकालते थे टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू आप कहते थे P क्रॉस E, जिसको आप कहते थे PE साइन थीटा। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखा था, वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा था, और आपने उस पर टॉर्क देखा था, तो सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलर, कुछ बदला हुआ नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक करंट लूप लेना है। करंट लूप वो सर्कुलर शेप के भी हो सकते हैं, करंट लूप रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं। तो आपको अब एक करंट लूप लेना है और करंट लूप आपको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे अब आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अंदर रखना है। और इसके अंदर से जैसे ही करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ही करंट पास कराई जाती है, देखो आपके पास कॉइल किसी भी शेप की हो, जैसे ही उसके अंदर करंट पास कराई जाती है तो वो एज ए मैग्नेटिक डायपोल बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नेटिक डायपोल। जब मैग्नेटिक डायपोल, अब डायपोल कैसे बन जाती है आपको पता है, उसके पास नॉर्थ भी होता है, आपको पता है उसके पास साउथ भी होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल बन जाती है। जब डायपोल बन जाती है तो डायपोल का डायपोल मोमेंट भी होता है। तो डायपोल मोमेंट, जहां आप यहां पर P कहते थे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक में था, तो यहां आप कहोगे स्मॉल m, डायपोल मोमेंट। जिस तरह से ये वेक्टर क्वांटिटी है उसी तरीके से ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ माइनस Q से प्लस Q की तरफ को होता, लेकिन यहाँ सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वैल्यू होती है I इंटू A। जब भी आप डायपोल मोमेंट निकालने के लिए जाओगे तो आप जो लूप के अंदर करंट पास हो रही है उस करंट की आप इस पर्टिकुलर, मतलब उसके खुद के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसमें से पास हो गया रही, तो आपको मिल जाएगा डायपोल मोमेंट। तो इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको थोड़ा बताना मुझे मुनासिब लगा कि आपको थोड़ा बेस तैयार कर दूं। कभी ऐसा ना हो कि आप कहें कि सब कुछ बड़ा अनछू हो गया, तो उसके लिए मैंने थोड़ा बेस तैयार कर दिया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे इस्तेमाल होगी। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसका डायग्राम ले लेते हैं। हमारे पास है, स्मार्टनेस यूज़ करेंगे, स्मार्ट बोर्ड भी है, तो वो है ये जो आपकी बुक का डायग्राम है। डायग्राम बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में बता करके इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इसमें नीचे ये लिखा हुआ है कि जो पहला वाला डायग्राम है, अ रेक्टेंगुलर लूप, जिसको PQRS कहा गया है, तो PQRS समझ गए, रेक्टेंगुलर लूप है। रेक्टेंगल की शेप में, जिस तरह से आपके पास एक बुक होती है और बुक की शेप होती है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो उसी रेक्टेंगुलर शेप का आपके पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर लूप है। तो अ रेक्टेंगुलर लूप PQRS इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्यों पता लगा, कैसे पता लगा? आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेट ये रखी हुई है और ये भी रखी हुई है, इसका नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी। अगर आप चाहें तो गूगल पे इमेजेस देख सकते हैं, बहुत शानदार शानदार इमेजेस मिल जाएंगे। आप इस तरह से देखो टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं गूगल पे जा करके, आपको देखो कितना मज़ा आएगा। यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, स्पेलिंग पता नहीं कैसी है, इन
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, खुल जा सिम सिम। देखो ये कुछ इस तरीके से, वाह वाह मेरे शेर वाह। तो खुल जा रिम झिम, ये आपको दिख रही है? बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये है देखो, अब आप इसको देखें, ये बड़ा नहीं हुआ ना, गंदी बात है इस बच्चे की। तो देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेट रखी हुई है, ये रेक्टेंगुलर कोइल है, ये घूमेगी इस तरीके से, इस तरीके से घुमाओगे तो ये घूमेगी। अभी घूमेगी तभी, जब हम घुमाएंगे हाथ से तो घूमेगी हाथ से भी, लेकिन यहां हम फायदा उठाएंगे करंट का। जैसे करंट पास कराएंगे ये घूमनी शुरू हो जाएगी। डीसी मोटर, एसी मोटर सब ऐसे ही काम करती हैं, पता लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एनएस यूज कर रहे हो तो आप डीसी मोटर के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो वो सारी की सारी कैसे काम करती हैं वो आज आपको पता चल जाएगा। तो मैं इस डायग्राम को सेव कर लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़ जाए इसकी, तो इसको सेव कर लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है इसकी। मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। ठीक है भाई, हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा क्या है? वही डायग्राम यहाँ पर मैंने लिया हुआ है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। चलो उसको भी ले लेते हैं। अब फिर से शिकायत मिलेगी मुझे कि एक ही पेज पे दो दो डायग्राम दिखा दिए आपने, तो मैं कहूँगा कि ये पेज ही डायग्राम के लिए हैं। ठीक है, आपके पास ये जो कॉइल दिख रही है ये और ये सेम कॉइल है, बस ये थोड़ी घुमा के दिखा रही है, ये बिल्कुल सीधी दिखा रही है। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू है, ये ऊपर से देख रहे हो आप, समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको पहले इस कॉइल के बारे में समझा देता हूँ, तो थोड़ी एक तरफ को हो जा, या इसको फिर डिलीट ही मार देते हैं क्योंकि सब कुछ मैं इसमें से समझा दूंगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई नॉर्थ से साउथ की तरफ को। ये कॉइल थी, इस कॉइल की अपनी ये एक्सिस है जो हैच और डैश से दिखा रही है, ये एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस जा रही है और ये इस तरीके से घूमेगी। वो घूमेगी क्यों, वो बाद में बताएंगे। अभी लेट अस सपोज कि ये रेक्टेंगल की जो रेक्टेंगुलर शेप की जो कॉइल है, इसकी ये साइड जो है ये ए है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये वाली साइड भी ऑब्वियस है ए होगी। तो ये हो गई एक तरह से चौड़ाई और ये एक तरह से लंबाई हो गई, तो इस लंबाई की लेंथ आपने मान रखी है बी। ठीक है, बी भी हो गई आपके पास, ए भी हो गई। आपने कह दिया कि पी क्यू आर एस, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके अंदर से करंट आई पास हो रही है। तो ये करंट आई यहां से गई, फिर यहां से भी आई करंट गई, फिर यहां से भी आई करंट गई, फिर यहां से भी आई करंट गई। अगर तुम एक्चुअल वे में देखो तो यहां से तार खुला हुआ होता, कार्बन ब्रुश लगे हुए होते हैं, तो वो है ना इस तरीके से, लेकिन दिखाने के लिए है बस ये मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने इस बी का मतलब समझ लिया, इस ए का मतलब समझ लिया, इसमें करंट का मतलब समझ लिया। अब और क्या क्या बचा हुआ आपके पास? ये डैश डैश लाइन का मतलब ये था कि जो आपके पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी बीच की एक्सिस, इसके बीच की एक्सिस, ठीक है, ये वाली बात है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं और इसका मतलब समझ लेते हैं। ये बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से निकला साउथ पर गया, नॉर्थ से निकला साउथ पर गया, तो डायरेक्शन ये है, सही है, डायरेक्शन सही है मैग्नेटिक फील्ड की बात है। अब ये क्या है? एन जो है वो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, वो नॉर्मल है। तो इस सरफेस का नॉर्मल, अब ये सरफेस का नॉर्मल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऐसा सरफेस है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और सरफेस ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल थीटा एंगल नहीं बना सकता, बिल्कुल वही है। और ये भी आपको पता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं समझाया, वो सब कुछ समझा दिया, ठीक है। अब दूसरा वाला डायग्राम ले लेते हैं। दूसरा वाला डायग्राम कैसे समझेंगे? इसी कॉइल को अब आप थोड़ा ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से, ये फ्रंट व्यू है, ऊपर से देख रहे हो। जब आप ऊपर से देखोगे तो ये कॉइल थोड़ी झुकी हुई थी इस तरीके से, जब इस तरीके से थी, आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी कॉइल की जगह, ठीक है, ये लाइन दिखाई दे रही है। अब ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है जो लगा हुआ था, बिल्कुल सेम देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को था तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को अभी भी है। बड़ा हो जाए भाई, क्या हो रहा है इसका? ऐसे देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसा ही है। अब चूंकि आपको पता सरफेस पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो नॉर्मली तो होता है डायपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो उसकी डायरेक्शन सही है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये थीटा एंगल बना रहा था, वहां भी नॉर्मल थीटा एंगल बना रहा था। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब चूंकि आपको एक चीज पता है, क्या पता है बता देता हूं अभी आपको।
आपको पता है कि ये लेंथ है, ये जो लेंथ थी ये कितनी थी, ए लेंथ है ये, अरे है नहीं ए लेंथ, तुम तो कंफ्यूज हो रहे हो यार। ये लेंथ जो है ये ए है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने लेंथ ए दे रखी है। मैं इसको क्यों बताना चाह रहा हूँ, समझिएगा बात को। मैंने कहा कि ये आप इस तरह से दिखा रहे हो, ठीक है, कॉइल को, मतलब ये अंदर को है, बस फ्रंट व्यू है, इस तरह से दिखा रहे हो। यहाँ पर फोर्स कुछ इस तरीके से लगी और यहाँ पर फोर्स कुछ इस तरीके से लगी। तो कपल ऑफ फोर्स जो टॉर्क बनाती है, या फिर कपल ऑफ फोर्स जब भी आप सॉल्व करते हो तो आप ये कहते हो कि कोई एक फोर्स ले लो टॉर्क निकालने के लिए, कोई एक फोर्स, और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैंने पीछे खिसका दिया, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैंने पीछे खिसका दिया, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी कैसे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी कैसे। अब आप कहोगे ये तो मुझे पता है, ए है, ये भी मुझे पता है, थीटा है, थीटा कौन सा यहाँ, हाँ यहाँ थीटा, थीटा देखने की बात है। थीटा ये निकल कर आएगा बाई ज्योमेट्री, बता देंगे कहाँ से निकलेगा। अब ये आपके पास ए है, ये थीटा है, तो थीटा की डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट आता है ए का वो ए कोस थीटा, लेकिन ये जो कॉम्पोनेंट आएगा वो ए साइन थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगी ना, फिर ये दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा हो गई ना। बस इसीलिए ये ए साइन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी बताता हूं कहां से। फिलहाल आपने समझ लिया ना ये सब कुछ, आपने डायग्राम 1 और डायग्राम 2 को अच्छे से समझ लिया। बस अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। इसको अब यहां ले लेते हैं। सब कुछ क्लियर दिख रहा है भाई, सब कुछ जब क्लियर दिख ही रहा है तो अब देख लेते हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहता है जिसको आप NS, आपने 2 मैग्नेट लगा रखी हैं, उनके थ्रू आपने स्टेबल किया है। उसके बीच में कहीं ना कहीं आपने कॉइल रखी है। अब होगा ये कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल का मतलब ये है तार, अब तार रखे हैं। अब तारों के अंदर जैसे करंट पास कराओगे तो वो तार जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करवाएंगे। और आपको पता है ये फोर्स कौन सा होता है, फोर्स होता है F = बिल साइन थीटा। ये थीटा वो एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का होता है। मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ऐसे, एक कॉइल ये है, इस कॉइल, ये कॉइल ऐसे है, ये भी 90 डिग्री बनाएगी, दूसरी कॉइल वो भी ऐसे निकल कर आएगी, वो भी 90 डिग्री बनाएगी। कॉइल मतलब सॉरी कॉइल तो पूरी है, ये वायर है, ये भी 90 डिग्री बनवाएगा और ये भी 90 डिग्री बनवाएगा। ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया। ये वाला वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कुछ अलग अलग तरीके से बनवाएगा, वो मैं बता दूंगा। वो 0 भी बनवा सकता है और थोड़ा अलग भी बनवा सकता है। फिलहाल ये दोनों वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बनवाएंगे, 90 डिग्री। तो हम इनके लिए 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, इनका रोल खत्म कर देंगे। तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी, बिल। मतलब इस वाले फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जरा इनके फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले अब आप एक काम कर लो, थोड़ा सा एक काम कर लो, थोड़ी सी मेहनत करवा लो। इन दोनों पर फोर्स बाद में देखना, पहले QR और PS, इन दोनों पर आप फोर्स देख लो। और उससे पहले जब आप डेरिवेशन लिखोगे करने के लिए बोर्ड एग्जाम में, तो आप थोड़ी सी बात आप लिखोगे एक्स्ट्रा कि लेट अस सपोज PQRS इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये सब डायग्राम में दिखा रखा है, ये वाली बात आप बोलोगे। आप बोलोगे थीटा, बोलोगे व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ये सब चीजें बोल दोगे ना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो होगा वो मैं करा रहा हूं। मैं क्या करा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि QR और SP इन दोनों साइडों में फोर्स निकालना चाह रहा हूं। फोर्सेस निकालूंगा बाद में, पहले आपसे सोल्व करवाऊं। मैं कह रहा हूं कि QR में जरा फोर्स बताओ, QR में फोर्स बताओ। अब लेट अस सपोज कि QR ऐसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, सपोज, समझ रहे हो, तो ऐसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल लगाओ, दोनों में से। तो मैं तो राइट हैंड पाम रूल ही ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग आप अपने इन फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, मैग्नेटिक फील्ड ये है। और ये जो है आपको करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट दौड़ रही है उसमें रखो। तो करंट लेट अस सपोज कि ऐसे रखा हुआ, करंट दौड़ रही है, अभी 90 डिग्री होता,
है ना, ये 90 डिग्री तो होता। अब 90 डिग्री के साथ साथ किसी दूसरे एंगल पे हो तो हम इसके कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैंने पीछे बता रखा है यार, बता रखा है, समझने की कोशिश किया करो। लेट अस सपोज कि आपके पास ये तो मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लेंथ एलिमेंट है। अब ये थीटा बनाया हुआ है, तो आप इस लेंथ एलिमेंट के अंदर करंट दौड़ लीजिए आई, तो इस लेंथ एलिमेंट को आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं कर सकते? कर सकते। तो ये L sin थीटा हो जाएगा और ये L cos थीटा। तो इसकी वजह से ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। तो इसमें तो आप इसकी वजह से कोई भी आप मैग्नेटिक फील्ड, इस पर किसी तरह कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब इस पर देखने के लिए जाओगे तो ये तो परपेंडिकुलर में आ गया ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो वो ऐसे ही मान के चलो जैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड में आपने फिंगर्स रखी, फिंगर्स रख दी, फिंगर्स रखने के साथ साथ आपने फिंगर्स इस तरह से रखी हैं, और लेट अस सपोज कि जो कंपोनेंट आया है वो नीचे को आया है, क्योंकि नीचे को ही आएगा, नीचे को ही आएगा कोइल का, क्योंकि तिरछी है ना, तो इसका एक कंपोनेंट तो नीचे को ही आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, जो नीचे को आया तो वही नीचे को गया। करंट का, करंट एलिमेंट बोल दो या एल एलिमेंट बोल दो, दोनों से एक ही बात निकल कर आएगी। मैग्नेटिक फील्ड ये और करंट नीचे को, तो फोर्स कहाँ को लगी? इधर को। तो फोर्स लेगी ए एस है इस एक्सिस पे, क्योंकि कोइल की एक्सिस पे तो लगेगी ऐसे, कोइल तो रेक्टेंगुलर शेप की है, उसकी एक्सिस पर लगी। सिमिलरली आप एस पी वाले पे जाओगे, एस पी यहां होगा, तो इस एस पी, जब एस पी जो यहां होगा उसमें करंट कुछ इस तरह से आ रही है, तो उसके लिए भी राइट हैंड पाम रूल लगाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा उसके लिए, अभी उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। अब चूंकि वो कुछ तिरछे इस तरीके से है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो उसके लिए भी सेम यही केस बनेगा कि उसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट का जो, या फिर लेंथ का जो करंट का एलिमेंट आ जाएगा वो ऊपर को आ जाएगा, तो फोर्स किधर को लगेगी? इधर को लगेगी। तो इधर को मतलब ये है कि एक्सिस पे ये फोर्स लगी। तो होता ये है कि ये एस पी आर्म और क्यू आर आर्म के बीच जो फोर्स लगती है, या इन पर जो फोर्स लग रही है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने की वजह से इनके अंदर करंट पास हुआ, तो करंट पास हुआ और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए, तो इन पर फोर्स लगी। लेकिन ये फोर्स जो लगती है एक्चुअल में ये खुद कॉइल की एक्सिस के अलोंग लगती है, इक्वल और अपोजिट, क्योंकि लेंथ भी सेम है दोनों की, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, करंट भी सेम है, तो ये फोर्सेस जो है इक्वल और अपोजिट लगने की वजह से कैंसिल आउट हो जाती हैं। और जब ये कैंसिल आउट हो गए तो इन दोनों फोर्सेस का, या फिर इन दोनों साइडों पर लगने वाली फोर्स का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये वाली बात मैं यहां लिखने के लिए जा रहा था, उससे पहले मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो उसको मैं क्या कह सकता हूं? फोर्सेस ऑन द आर्म्स कौन कौन सी है? क्यू आर एंड एस पी, एस पी है ना, एस पी आर जस्ट इक्वल्स एंड ऑपोजिट। सो इक्वल एंड अपोजिट, और कहां को लग रहे हैं ये भी तो बताओ? अपोजिट, दे अलाइन, या फिर ये अलाइन ना करके ऐसे लिखो, दे एक्ट्स अलोंग द एक्सिस, किसके एक्सिस? ऑफ द कॉइल। सो देयर नेट इफेक्ट ऑन द कॉइल इज जीरो। कोई भी इफेक्ट नहीं है इनका। जब इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है तब आप PQ और RS इन दोनों आर्म पे देखोगे, तो आपके पास अब दो आर्म बची हुई हैं, एक बची हुई है ये वाली और एक बची हुई है ये वाली। इस पर आपने देख लिया, इस पर आपने देख लिया, फोर्स था जीरो। एक बात और बताऊं, ये तो मैंने तिरछी करके दिखा रखी है आपको, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो भी रही होगी कि यार कैसे कंपोनेंट तोड़े। अगर आप ऐसे देखोगे ना, ऐसे, तो आपको और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे रख दो, मैग्नेटिक फील्ड है ये और करंट निकल के जा रही है ये, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया? एक में बनेगा 0 और एक में बनेगा 180 डिग्री।
तो जीरो, और आपको पता है जब आप बिल साइन थीटा लगाओगे तो फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, उसमें देख लो आप, उसमें आप इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ तो डायरेक्ट फोर्सेस जीरो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे घूमेगी तो वैसे वैसे देखो इनके कंपोनेंट, अब ऐसे हो गए तो कंपोनेंट ऐसे तोड़ दोगे, ऐसे ऐसे, उधर जाएगी तो उधर भी कंपोनेंट ऐसे ऐसे तोड़ दोगे, तो फिर वो कंपोनेंट का एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला वो इक्वल और अपोजिट फोर्स करवा कर चला जाएगा, खत्म। तो वो दोनों के फोर्सेस तो आपने बता दिए। अब बात आती है इस वाली साइड की और इस वाली साइड की। तो इस वाली साइड में करंट जा रही है ऊपर की तरफ को, तो ये साइड करंट जा रही है ऊपर की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट, अब देखो ये ऐसा घूम रही है, ये ऐसा घूमेगी, तो ये ऐसे ही घूमेगी, क्योंकि इधर से हमेशा बंद है, ये ऐसे ही घूमेगी। तो हमेशा इन दोनों साइडों के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री ही रहना है हमेशा। तो वो 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 90 की। तो जब ये ऐसे घूमेगी तो अब देखो इसमें करंट जा रही है इधर को, इसमें करंट जा रही है इधर को, और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इधर को। तो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ इधर को, करंट जा रही है अंदर की तरफ को, इधर वाली साइड में करंट जा रही है अंदर की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो फोर्स कहाँ को लग रही है, नीचे को। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तार है ये वाला, तो ये नीचे को दबेगा, ऐसे नीचे को दबेगा, इस तरह से दबेगा। तो जब ये नीचे को दबेगा तो नीचे को दिखा तो रहा है फोर्स, ये नीचे को दिखा रहा है डाउनवर्ड। तो इस वाली साइड पर जो फोर्स लग रही है वो कहाँ को लग रही है, वो नीचे को लग रही है। अब इस वाली साइड को देखो, इस वाली साइड में करंट कैसे आ रही है, इसमें आ रही है इस तरह से। तो करंट आ रही है इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड है ये, मैग्नेटिक फील्ड है ये, करंट आ रही है इस तरह से। इस पर फोर्स कैसे लगेगी, तो इस पर फोर्स लगी ऊपर की तरफ को, इस पर फोर्स लगी नीचे की तरफ को, इस पर लगी ऊपर को, इस पर लगी नीचे को, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है। तो इफेक्ट क्या आया इसका, रोटेशन, घूमना। इसी को अब जब ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। जो आपके पास दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस का जो रिजल्ट निकलता वो टॉर्क तो निकलता। कैसे पता लगा, आप स्टीयरिंग ले लो, स्टीयरिंग जो गाड़ी का होता, आप दोनों एंड को सिरे पकड़ो और आप एक को ऐसा करो, इसे ऐसा करो, तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो घुमाने का आएगा ना, तो ये रोटेशनल इफेक्ट। तो आप कहोगे, इस बात को बोलोगे अब आप, फोर्स ऑन साइड पी क्यू इज, अब पी क्यू पर फोर्स कितना, इस फोर्स को आपने क्या रखा है, एफ। एफ निकालोगे तो कैसे कहोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, करंट इसमें दौड़ रही है आई, और इसकी लेंथ है बी, बिल में ये तो करोगे, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फोर्स लगी इस पर बी आई बी, इस पर फोर्स लगी है कितनी, बी आई बी, अपवर्ड। ये अपवर्ड फोर्स लग रही है, अपवर्ड लग रही थी ना, सॉरी डाउनवर्ड लग रही थी, ये डाउनवर्ड लग रही थी, तो ये डाउनवर्ड है। ऐसे ही फोर्स ऑन साइड, दूसरी साइड कौन सी है, वो है आर एस। तो उसमें फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू, लेंथ दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए मैंने एफ लिखूंगा उसको भी। मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई दौड़ रही है, लेंथ उसकी भी बी है, लेकिन फोर्स कैसे लगेगी इसमें, करंट ऐसा आ रही है तो अपवर्ड, अपवर्ड। तो आपके पास दो आ गई, एक आ गई अपवर्ड। देखो इसमें कुछ अलग तरीके से दिखा रखा, इसमें अकॉर्डिंग टू करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड ये है नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स नीचे को लगनी चाहिए थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्सेस नीचे को लगनी चाहिए थी, इस पर फोर्स नीचे को लगेगी। हालांकि दिखा रखा है ना नीचे को बिल्कुल सही दिखा रखा, ये ऊपर को दिखा रखा, ऊपर को दिखा रखा। राइट हैंड रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ को है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ये जा रही है, तो फोर्सेस कैसे लगेगी इस पे, नीचे की तरफ को। इससे देखो मैग्नेटिक फील्ड ये और करंट ये है, तो फोर्स नीचे को लगेगी, बिल्कुल सही लगेगी नीचे को। बुक के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टेक कर रखी हो, मैं एक बार बुक चेक कर लेता हूँ जरा, मुझे 1 मिनट से कम का टाइम दीजिएगा। क्या बुक के अंदर भी इन्होंने डाउनवर्ड बोल रखा है या कुछ और कह दिया, हो जाता। मैं ये इसलिए देख रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ लें। तो यहाँ पर साइड पी क्यू एक्सपीरियंस नॉर्मल इनवर्ड फोर्स इक्वल टू आई बी एल, सही तो है, इनवर्ड फोर्स बिल्कुल सही है।
फोर्स बिल्कुल सही है, बुक में भी आपका इन्वर्ट क्या रखा, पर डायग्राम ये दूसरा इस तरीके से बना रखा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब देखो आपके पास दो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं, इस साइड में लगा हुआ नीचे को, उसमें लगा हुआ ऊपर को, तो इफेक्ट रोटेशनल आएगा। तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है नीचे, एक लग रहा है ऊपर, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तभी तो टॉर्क निकालोगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, ए साइन थीटा है, या बताऊंगा नहीं दोबारा से, बता चुका हूं मैं। तो मैं टॉर्क निकालूंगा, टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल, निकालो टॉर्क। टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे बताओ टॉर्क निकालना, फोर्स कितना था आपके पास, आई बी बी, यही तो था आई बी बी, या बी आई बी क्या, तो आई बी बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, ए साइन थीटा। बहुत ज़बरदस्त। टाउ, आई ऐसे रहने दो, बी ऐसे रहने दो, बी और ए को देखो जरा, बी और ए को, बी इंटू ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। बी क्या है, बी क्या है, बी है ये लेंथ, और ए क्या है, ब्रेथ। तो लेंथ की जब ब्रेथ से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिल गया रेक्टेंगल का। तो ये एरिया, लेट अस सपोज कि इसका एरिया ए है, तो आप ये कह सकते हो ये है एरिया ए, और साइन थीटा ये ऐसे रहेगा। आप कह सकते हो हेयर बी ए जो है वो क्या है, एरिया है, किसका, एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब साइन थीटा, ये थीटा वो वाला नॉर्मल वाला जो प्लेन के साथ है, आप वायर वाला मत समझ लेना, शुरुआत में आपने बोल दिया इस थीटा को। तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, आई बी ए साइन थीटा। अब आप कह रहे हो इफ, ये आपका डेरिवेशन यही खत्म हो गया, इसमें आप कुछ और बढ़ा रहे हो, आप कह रहे हो इफ देयर आर एन लूप, एन लूप है, तो आपके पास टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी आई एन ए साइन थीटा। देख लो मैंने सी को लिख रखा बी ना साइन थीटा। टॉर्क है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ना साइन थीटा। अब एक बात और, हेयर, अब जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को रखा था, तो इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट आपने पी की टर्म में लिख रखा था, पी क्रॉस ई। तो यहां भी आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालोगे, तो आप कहोगे हेयर जो एम होता है वो आई इंटू ए होता है एक लूप के लिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लूप होते हैं तो एन से मल्टीप्लाई करके एन आई ए की जगह हम क्या लगा देते हैं, एम। एन आई ए एक लूप के लिए करंट इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वो निकल कर आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। लेकिन जब बहुत सारे लूप हों तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एन आई ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एम। तो मेरे पास आई एन ए या एन आई ए, तो ये हो गए तीनों लास्ट के। तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसको बांध के लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा एम क्रॉस बी। अब आप कहोगे बी क्रॉस एम क्यों नहीं किया, तो ये अब आप मुझे खुद बताओगे कि मैंने बी क्रॉस एम क्यों नहीं किया, एम क्रॉस बी क्यों किया। जिस तरह से वहां मैंने टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई किया था, ई क्रॉस पी नहीं कर सकता वहां पर, उसी तरीके से वैसे भी यहां पर भी मैं एम क्रॉस बी कहूंगा, बी क्रॉस एम नहीं कर सकता। इसका रीजन आप खुद बताओगे। ठीक है, तो ये हो गए न्यूटन मीटर। अब इसमें कुछ केस हैं, केस नंबर 1 मैक्सिमम और मिनिमम को बात आएगी। ये कौन सा था, ये पिछले वाले का लग रहा है मुझे, ये पिछले वाले लेक्चर का था मसला, पिछले वाले का था, हाँ तो पिछले वाले का था ये, तो फिर से आ गया। अरे यार ये कुछ इस तरह से डिलीट हो रहा है कि ये अब नहीं आएगा। चलो भाई, केस 1, केस 1 में है फॉर मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क के लिए आपको क्या करना होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना रखना होगा, 0 डिग्री। थीटा कितना रखना होगा, 0 डिग्री। तब आप टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा में जैसे ही आप थीटा 0 रखोगे तो टाउ कितना निकल कर आ जाएगा, 0। अब थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ थीटा क्या था,
थीटा था कॉइल का जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर रखा है, कॉइल के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये जीरो तभी होगा जब ये कॉइल जो है कुछ इस तरह से खड़ी हुई हो, तभी तो। ये बंद हो गया यार समझाते समझाते। हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका जो परपेंडिकुलर वो कुछ इस तरह से है। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखो, इसका नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे लगी हुई है, तभी तो जीरो एंगल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट भी कह सकते हो आप। डायपोल मोमेंट भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता, तो कॉइल के परपेंडिकुलर आपके पास ये था, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें ही है और तो थीटा। तो इसमें आप ये लिख सकते हो टॉर्क ऑन द कॉइल विल बी मिनिमम if torque on the coil will be minimum if torque on the coil will be minimum if coil will be present या फिर align कह सकते हो, coil will be present perpendicular to the magnetic field, magnetic field के just perpendicular, present perpendicular with magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रखी हुई है तब टॉर्क मिनिमम रहेगा। उसके लिए क्या ओरिएंटेशन होगा, उसके लिए कुछ ओरिएंटेशन ये होगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल कैसे रखी हुई होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से रखी हुई होनी चाहिए ताकि इसका नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाए। इसी तरीके से केस 2 में ले लो, केस 2 फॉर मैक्सिमम टॉर्क, तो थीटा कितना हो जाएगी 90 डिग्री, तब टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90 हो जाएगा। टाउ कितना हो जाएगा एम बी, तो ये टाउ मैक्स हुआ, फिर कितना हो गया एम बी। ये कब होगा अब देखो 90 डिग्री कब बनेगा, ये मेरे पास कॉइल थी, मैग्नेटिक फील्ड ये लग रहा तो कॉइल ये खड़ी है, कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो कॉइल का जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया ना। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे लग रही थी, अब ये घूमेगा, देखो कॉइल का सरफेस एंगल बनाता चला जाएगा, तो फिलहाल ऐसे रखा हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है ना, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है पैरेलल में। तो आप कह सकते हो इसको सरफेस है ना, या फिर कॉइल विल बी, कॉइल लिख दो, सरफेस क्या लिखना, कॉइल किस तरह से रखी हुई होगी, कॉइल शुड बी पैरेलल विद बी। सही है, आप ये कह सकते हो। बस इसमें इतना ही था, आपका ये लेक्चर खत्म हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ बचता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसकी एप्लीकेशन, बाकी यहाँ आकर चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो भाई अपने डाउट डिस्कस कर लो, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश मोड पे जा चुका। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू।